नमस्कार बच्चों। आज हम वैश्वीकरण की अवधारणा और इसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्वीकरण आज दुनिया की वास्तविकता बन चुका है और कोई भी देश वैश्वीकरण के अच्छे या बुरे प्रभावों से अछूता नहीं है। हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं या विचारों के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। अर्थात जो छोटे स्तर पर घटित होता है वह वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव डालता है, वह वैश्विक स्तर तक छा जाने की ताकत रखता है। इस प्रकार छोटे से बड़े की तरफ जाना यह वैश्वीकरण का एक मूलभूत तत्व है। वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह, अर्थात इसका जो फ्लो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रवाहमान प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में वस्तु, सेवा, विचार, व्यक्ति तथा वित्त के मुक्त प्रवाह की प्रक्रिया विद्यमान रहती है। अर्थात जो कुछ भी प्रवाहित किया जा सकता है वह एक छोटे से स्थान से एक एक बिंदु से सिंधु बनने की प्रक्रिया है और इस तरह से पूरा जो विश्व है वो एक छोटे से गांव की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो जाता है। वैश्वीकरण का आज हम जिस रूप में अर्थ लेते हैं वह मूलतः एक आर्थिक संकल्पना है और जो समकालीन वैश्वीकरण की अवधारणा है इसका उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना है। अर्थात दुनिया के जो विभिन्न संप्रभु राज्य हैं उन राज्यों की अपनी अपनी भीतरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं के द्वार को यदि खोल दिया जाए तो बाहर से भीतर का आवागमन निर्बाध हो जाएगा और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक हो जाएंगी। इस तरह से समकालीन जो वैश्वीकरण की संकल्पना है उसका मूल आधार आर्थिक एकीकरण है। किंतु इस आर्थिक प्रक्रिया के अनेक प्रकार के आयाम होते हैं, इसके अनेक प्रकार के प्रभाव होते हैं जो सघन रूप में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, शैक्षिक तथा अन्य अनेक आयाम हो सकते हैं। वैश्वीकरण यद्यपि हमें समकालीन विश्व की नवीनतम घटना के रूप में दिखाई देता है, किंतु यदि हम इसके इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम जानेंगे कि वैश्वीकरण दुनिया में हमेशा से चली आने वाली एक प्रक्रिया है। अर्थात जब से मानव सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ तभी से वैश्वीकरण के बीज भी पनपने प्रारंभ हो गए थे। हम बात करें ईसा पूर्व 3000 साल पहले की भारत की यदि सिंधु घाटी सभ्यता की तो हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। अर्थात आज से 5000 साल पहले भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने आदिम रूप में घटित हो रही थी, क्योंकि तब विभिन्न नदी घाटियों पर जो सभ्यताएं पनपी थी उनका एक दूसरे के साथ संपर्क बनना प्रारंभ हो गया था। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के यदि संरचनात्मक विकास की बात करें तो ईसा की पहली शताब्दी में चीन के हान राजवंश के जो संबंध हैं वो ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज से पता चलता है कि हान राजवंश के एशिया तथा यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे और इसी के कारण प्रसिद्ध जो सिल्क रूट है, जो रेशम मार्ग है, उसका निर्माण हुआ था।
जो रेशम मार्ग है वो एक 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 माइलस्टोन है, एक लैंडमार्क है, यह बताने का कि प्राचीन काल में, प्राचीन विश्व के इतिहास में भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने प्रबुद्ध रूप में, अपने विकसित रूप में विद्यमान थी। भारत के भी व्यापारिक संबंध हजारों सालों से पूर्वी और पश्चिमी समुद्र पार देशों से चले आ रहे हैं। गुप्त काल के आते आते जो सारा मध्य एशिया है वो बौद्ध संस्कृति के प्रभाव में आ चुका था, और इस बात के प्रमाण है कि बौद्ध संस्कृति का जो प्रभाव है वो जैसे जैसे बढ़ता चला गया, उन देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी बनते चले गए। और इसीलिए इस काल में यूनान, मिस्र, रोम, ईरान और सीरिया तथा श्रीलंका के साथ भारत का निर्बाध व्यापार होना प्रारंभ हो गया। और यदि हम पूर्वी समुद्र की सीमाओं की यदि बात करें तो भारत के जहाज कंबोडिया, सुमात्रा, सियाम, मलाया तथा चीन तक जाते थे। इस प्रकार भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो बहुत समृद्ध था, और इस बात के तो अब स्पष्ट प्रमाण विद्यमान है कि भारत का व्यापार का जो स्वर्णिम काल है वो प्राचीन काल में विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण बहुत विकसित था। मध्यकाल में इस्लाम का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, और जब इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हुआ तब यहूदी और मुस्लिम व्यापारियों का दुनिया के विभिन्न भागों में जाना भी प्रारंभ हो गया। और इस प्रकार से जहां जहां इस्लाम का गमन हुआ वहां वहां इस्लाम और वहां की स्थानीय सभ्यताओं का विचार, परंपरा और रीति रिवाजों में मिश्रण प्रारंभ हो गया, और एक नई अपसंस्कृति का निर्माण मध्यकाल में होता है इस्लाम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। इस्लाम का नए क्षेत्रों में जाना उन पुराने देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंधों के उदय का भी सूत्रपात करता है। इस तरह से इस्लाम के उदय ने भी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया था। पुर्तगाली नाविकों के द्वारा मध्यकाल में विभिन्न देशों की जो खोज की गई, जिसे कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के नाम से जाना जाता है, इस प्रक्रिया में नए नए महाद्वीपों की खोज की गई, अमेरिका की खोज की गई, अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भागों की खोज की गई, और अफ्रीका में इनका जाना प्रारंभ हो गया। इस तरह से कोलंबस और वास्को डी गामा इत्यादि के द्वारा, नाविकों के द्वारा जो महान खोजें की गई, उनका परिणाम था कि एक नई प्रक्रिया आर्थिक क्षेत्र में प्रारंभ हो गई, जिसे उपनिवेशीकरण का नाम दिया गया है। यह जो उपनिवेशीकरण है, यह जब विभिन्न क्षेत्रों में आकार लेने लग गया, यानी कि विभिन्न राज्यों पर जो भौतिक दावा है, मातृ देशों का जो अपनी संप्रभुता का दावा जब स्थापित कर लिया गया, उसके पश्चात 17वीं शताब्दी में वैश्वीकरण की आर्थिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और वैश्वीकरण एक बिजनेस बन गया, एक कारोबार के रूप में सामने आया। और पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में सामने आई, अर्थात जो पहली बार जो वैश्विक व्यापार वृत्ति पश्चिमी यूरोप के देशों की जो प्रारंभ हुई थी, उसमें जो जोखिम थी, उस जोखिम का भार अकेले न उठा करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस जोखिम तथा लाभ के भार को विभिन्न जो इसके
शेयर धारक थे उनमें इसको बांट दिया। इस तरह से कंपनी के लाभ और जोखिम में शेयर की परंपरा प्रारंभ हुई और इस तरह से शेयर मार्केट का एक प्रारंभिक रूप में 17वीं शताब्दी में जन्म होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण का प्रारंभ होता है। औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया ने वैश्वीकरण को एक धक्का दिया, एक गति प्रदान करी। और क्योंकि औद्योगिकरण के कारण उत्पादों की संख्या में कई हजार गुना वृद्धि हुई है और उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई, उसका परिणाम ये है कि उत्पादों से फैक्ट्रियां जो हैं वो भर गई थी और उन उत्पादों के बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तब यूरोपीय शक्तियों ने अपनी फैक्ट्रियों से निकलने वाले उत्पादों को बेचने के लिए विभिन्न उपनिवेशों की अर्थव्यवस्थाओं को बाजार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और उसमें वे पूरी तरह से सफल रहे। और इस प्रक्रिया में ब्रिटेन दुनिया की पहला एक सफल और पूर्ण औद्योगिकृत और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान प्राप्त करता है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के कारण और उपनिवेशीकरण के पश्चात जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका जो अंत है वो प्रथम महायुद्ध के बाद हो जाता है। और इस युग का जो अंत है वो 1930 की जो महान आर्थिक मंदी है और जो स्वर्ण मानक सूचकांक है उसका गिर जाना, ये दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसके कारण वैश्विक व्यापार को क्षति पहुंची और वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक प्रकार से थम गई।